नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील श्रोती महावीर पब्लिकेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करता हूं। साथियों, एक शानदार, रोचक और एक नए तरह का प्रयास पब्लिकेशन द्वारा आपके लिए किया जा रहा है। जैसा कि आप जानते हैं कि हम एमपीजीके के सभी टॉपिक के कुछ खास ऑब्जेक्टिव आपके सामने ला रहे हैं और ऑब्जेक्टिव केवल प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं, इसमें हम दो चीजों को समाहित कर रहे हैं। पहला, विगत वर्षों में अलग अलग एग्जाम में पूछे जा चुके प्रश्न से आपको अवगत कराना, और नंबर सेकेंड, ऑब्जेक्टिव सॉल्व कराने के क्रम में उस क्वेश्चन से संबंधित कुछ खास बिंदु से भी आपको अवगत कराना, ताकि क्वेश्चन तो सॉल्व हो, साथ ही साथ उससे संबंधित जो टॉपिक हो सकता है वो भी आपका तैयार हो जाए। साथियों, परंपरागत पद्धति का पीछा छोड़ना है, नया दौर है, नया तरीका रखना पड़ेगा। बहुत ज्यादा कंपटीशन है, बिना नए तरीके को अपनाए आप एग्जाम क्लियर नहीं कर सकते। और नया तरीका क्या है? नया तरीका है ज्यादा से ज्यादा ऑब्जेक्टिव लगाना, उससे संबंधित अतिरिक्त बिंदु को देखना और उस टॉपिक को वहीं तैयार कर लेना। यह है नया तरीका, क्योंकि इसमें आपके दो फायदे होते हैं। पहला, आपको वैरायटीज पता चलती है कि किसी भी टॉपिक से संबंधित कितने क्वेश्चन बन सकते हैं। अन्यथा जब हम थ्योरी पढ़ते हैं तो हम बस थ्योरी पढ़ते रह जाते हैं, हमें समझ में नहीं आता कि इस पे क्वेश्चन क्या बनेगा। और नंबर सेकेंड, आप जब किसी भी क्वेश्चन से संबंधित व्याख्या देखते हो तो आपके डायमेंशंस थोड़े खुल जाते हैं, आप बहुआयामी संदर्भों में उस क्वेश्चन को देख लेते हो, प्रैक्टिस अच्छी हो जाती है, भूलने की संभावना कम होती है। क्योंकि आप जानते हैं कि जितने भी पढ़ने वाले अभ्यर्थियों का एग्जाम नहीं निकलता, उस नहीं निकलने वालों की सूची में अधिकांश बच्चे वे होते हैं जिनका यह कहना होता है कि आते हुए क्वेश्चन गलत हो गए। आते हुए क्वेश्चन गलत हो गए, ये कब होता है? जब हमारी प्रैक्टिस अच्छी नहीं होती है। और प्रैक्टिस कब अच्छी नहीं होती है? जब हम किसी क्वेश्चन को सीमित होकर देखते हैं, जब हम उसको बहुआयामी संदर्भ में देख लेते हैं ना दोस्त, तो प्रैक्टिस इतनी शानदार हो जाती है कि हम कभी उस क्वेश्चन को भूलते ही नहीं। आता हुआ गलत नहीं होना चाहिए, एग्जाम निकल जाएगा। आता हुआ गलत हो जाता है, वहां गड़बड़ हो जाती है। खैर, तो इन्हीं सारी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए पब्लिकेशन, जो हमेशा आपके हित में सोचता रहा है, इस बार फिर एक प्रयास कर रहा है और इसी प्रयास के क्रम में हमारी ये श्रृंखला संचालित हो रही है। साथियों, हमारे इस प्रयास में, हमारी श्रृंखला में आज का जो लेक्चर है वो है मध्य प्रदेश की नदियों से संबंधित। नदियों से संबंधित ज्यादा से ज्यादा वैरायटी आपसे साझा करने का प्रयास करेंगे, पर जैसा कि आप जानते हैं कि वीडियो की अपनी एक सीमा होती है, निश्चित समय अवधि में हमें आपसे ज्यादा बात करनी है, अतः सारे क्वेश्चन कवर नहीं हो सकते, नंबर ऑफ क्वेश्चन हो सकते हैं। सारे क्वेश्चन देखना हो तो पब्लिकेशन की किताब जरूर लीजिए, जरूर लीजिए। मैं बार बार कह रहा हूं, क्योंकि किताब की खासियत है इसकी व्याख्या। व्याख्या से ही आपको अतिरिक्त बिंदु प्राप्त होंगे किसी भी क्वेश्चन से संबंधित। मैं बताने वाला हूं किस तरह। शुरुआत करते हैं, चलिए मेरे साथ इस यात्रा पे, जहां आज का हमारा विषय है मध्य प्रदेश में नदियां। जी हां, मध्य प्रदेश में नदियां। और पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा कि किस नदी पर दुशाक से बना द्वीप है जिस पर श्री ओमकार मंधाता का मंदिर स्थित है। दोस्तों, चार ऑप्शन आपके सामने विद्यमान हैं। पहला नर्मदा, दूसरा सिंधु, तीसरा कावेरी और चौथा गंगा। तो आंसर आपको स्पष्ट दिख रहा होगा कि नर्मदा जो है वो करेक्ट आंसर है, नर्मदा। अब थोड़ी सी अतिरिक्त बात करने का प्रयास करते हैं। साथियों, श्री ओमकार मंधाता का मंदिर आप सभी जानते हैं ओमकारेश्वर नाम के स्थान पर विद्यमान है। ओमकारेश्वर कहां है? खंडवा जिले में विद्यमान है। किस नदी के तट पर? नर्मदा नदी के तट पर। खासियत क्या है ओमकारेश्वर की? कि यहां पर शिवलिंग है, ज्योतिर्लिंग है, और यहां का जो ज्योतिर्लिंग है, यहां का जो शिवलिंग है, उसकी विशेषता है कि यह संयुक्त शिवलिंग है। मतलब एक ही जगह पर दो शिवलिंग हैं, एक को ममलेश्वर कहते हैं और एक को अमलेश्वर कहते हैं। और ओम की आकृति का ये द्वीप है, इसलिए इसका नाम पड़ा ओमकारेश्वर, नर्मदा के तट पर। तो क्वेश्चन बनेंगे दोस्तों कि ओमकारेश्वर किस जिले में है? तो आप बताएंगे खंडवा में है। किस नदी के तट पर है? आप बताएंगे नर्मदा नदी के तट पर है। कितने ज्योतिर्लिंग या शिवलिंग विद्यमान है? आप बताएंगे संयुक्त शिवलिंग विद्यमान है। एक को ममलेश्वर कहते हैं, एक को अमलेश्वर कहते हैं। और चूंकि ज्योतिर्लिंग है तो एक ज्योतिर्लिंग हो गया खंडवा के ओमकारेश्वर में और दूसरा ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश में ही उज्जैन में है। इस प्रकार मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां पर भारत के 12 में से 2 ज्योतिर्लिंग विद्यमान है। यह सारी जानकारी आपको पता होनी चाहिए।
आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन, पचमढ़ी किस नदी के किनारे स्थित है? पचमढ़ी किस नदी के किनारे स्थित है? पहला वेनगंगा, दूसरा ताप्ती, तीसरा तवा नदी और चौथा नर्मदा नदी। तो साथियों इसका सही आंसर है नर्मदा की सहायक तवा नदी के किनारे विद्यमान है। तो करेक्ट आंसर इसका होगा सी, तवा नदी। अब थोड़ी सी पचमढ़ी की बात कर लेते हैं। पचमढ़ी क्या है? मध्य प्रदेश का पहला हिल स्टेशन है पचमढ़ी। मध्य प्रदेश का पहला स्टेशन कहां पर है? होशंगाबाद के पिपरिया क्षेत्र में है। होशंगाबाद, वही होशंगाबाद जिसे वर्तमान में नर्मदापुरम के नाम से जाना जाता है, वही होशंगाबाद, उसके पिपरिया क्षेत्र में पचमढ़ी नाम का हिल स्टेशन है, जो प्रदेश का पहला हिल स्टेशन माना जाता है। नंबर 1, इसकी खोज किसने की थी? तो साथियों पचमढ़ी की खोज जेब फॉरसॉथ नाम के व्यक्ति ने की थी, यह भी आपको पता होना चाहिए। पचमढ़ी में ही धूपगढ़ नाम की चोटी विद्यमान है साथियों, जो कि मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है, यह भी आपको पता होना चाहिए। तो उस पचमढ़ी के बारे में बात हो रही है वो पचमढ़ी तवा नदी के समीप या तवा नदी के किनारे विद्यमान है। क्लियर? बाकी की नदियों की मैं बात करूं, नर्मदा की यदि बात करूं तो नर्मदा मुख्य नदी है, तवा उसी की सहायक नदी है। यह भी पता होना चाहिए कि नर्मदा की सहायक नदी निम्न में से कौन कौन सी है? 41 सहायक नदियां हैं नर्मदा की, यह भी पता होना चाहिए। देखिए अतिरिक्त जो बातें कर रहा हूं ये लिखते चलिए दोस्तों, काम का है, थोड़ा सा एक्टिव होकर बैठना पड़ेगा, थोड़ा सा लिखते हुए बैठना पड़ेगा, जागरूक होकर बैठना पड़ेगा, सक्रिय होकर बैठना पड़ेगा, तभी आपका काम होगा। नर्मदा जो है वो मुख्य नदी है और इसकी सहायक है तवा, और ऐसी इसकी 41 सहायक नदियां हैं। ताप्ती की यदि मैं बात करूं तो ताप्ती जो है उसे सूर्यपुत्री भी कहा जाता है, और ये जो नदी है ये मध्य प्रदेश के बैतूल क्षेत्र से निकलती है। मध्य प्रदेश की चौथी सबसे बड़ी नदी है। मध्य प्रदेश की पहली सबसे बड़ी नदी है नर्मदा, ताप्ती जो है मध्य प्रदेश की चौथी सबसे बड़ी नदी है। वेनगंगा की बात करें तो वेनगंगा जो है वो दक्षिण दिशा में बहने वाली नदी है, एकमात्र मध्य प्रदेश की नदी जो दक्षिण दिशा की ओर प्रवाहित होती है, वेनगंगा। ये भी आपको पता होना चाहिए। इतने सारे अतिरिक्त तथ्य बताने का मैंने आपको प्रयास किया, पर फिर मैं दोहरा दूं, ये सब पूरा निर्भर है व्याख्या पर। व्याख्या से ही देखिए हमने कितनी बातें देखी कि मध्य प्रदेश का मुख्य पर्यटन स्थल है, मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन है या सबसे पहला हिल स्टेशन है, नर्मदा की सहायक नदी है तवा। ये सारी बातें तथ्यात्मक रूप से कट टू कट फॉर्म में आपको व्याख्या में मिलेगी। तो व्याख्या आपका पूरा टॉपिक तैयार कराने वाली है साथियों, तभी मजा आएगा पढ़ने में। आगे देखते हैं, कुंवारी नदी का उद्गम स्थल निम्न में से कौन सा है? पहला बिंद कगार का उत्तरी ढाल, दूसरा मुल्ताई का उत्तर पूर्वी में वर्धा, तीसरा शिवपुरी पठार से, चौथा पारसवाड़ा पठार से। तो साथियों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है सी, मतलब शिवपुरी के पठार से। कुंवारी नदी का उद्गम कहां से होता है? शिवपुरी के पठार से। दिस इज द करेक्ट आंसर। इसमें कुछ ज्यादा अनावश्यक तथ्य जोड़ने की जरूरत नहीं है। सीधे क्वेश्चन यदि आया कुंवारी पे तो यही आएगा कि कहां पर है, तो शिवपुरी में। ठीक है, कुंवारी पूछा है, कुनो नहीं पूछा, ये भी अंतर समझना। यदि समझना हो इस मामले में तो ये समझ लो कि कंफ्यूज नहीं होना भैया। कुंवारी बोला है, कुनो नहीं बोला। कुनो नदी जो है वो शिवपुर में बहती है, कुंवारी नदी जो है वो शिवपुरी से निकल रही है, और शिवपुरी के पड़ोस में ही है शिवपुर, वहां से निकलती कुनो। तो कुनो से कुंवारी को कंफ्यूज नहीं कर देना है अपन को। और कुनो जो है याद ऐसे रखना कि शिवपुर में जो पालपुर कुनो अभ्यारण्य है वो कुनो नदी के कारण ही उसका नाम पालपुर कुनो पड़ा। तो इसलिए याद रखना, कुनो नदी मतलब शिवपुर और कुंवारी मतलब शिवपुरी, बिल्कुल अलग अलग है। चलिए आगे बढ़ेंगे, देख लेते हैं व्याख्या में क्या दिया है। वैसे कुंवारी नदी का उद्गम शिवपुरी के पठार से हुआ, ओके। सिंध की सहायक यह नदी मुरैना पठार के जल विभाजक द्वारा कुनो तथा चंबल के समानांतर प्रवाहित होती है और भिंड जिले की लाहाड़ तहसील के पास सिंध में मिलती है।
तो देखिए आपको बस एक बात याद रखनी है कि कुंवारी नदी जो शिवपुरी से निकल रही है वो मिल कहां रही है। साथियों, इन्होंने शानदार तरीके से आपको स्पष्ट किया कि सिंध नदी में जाके मिल जाती है भिंड जिले के पास। यह सीधी सी बात है, अनावश्यक थ्योरी नहीं है और आपको देखना भी नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में झील संरक्षण प्राधिकरण की स्थापना कब की गई थी? कुछ ऑप्शन ए 2001, 2002, 2003 या 2004। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है 2004। मध्य प्रदेश में झील संरक्षण प्राधिकरण की स्थापना 2004 में हुई थी। पर क्या यही रुक जाना है हमको? नहीं, अतिरिक्त तथ्य भी देखने हैं। तो देखिए इसका मुख्यालय जो है वो भोपाल में है। कहां है मुख्यालय? भोपाल में। बस, इसके अलावा कुछ नहीं देखना और व्याख्या में इसके अलावा ज्यादा कुछ है भी नहीं। मैं बार बार ओवरऑल आपको यही बताने का प्रयास कर रहा हूं कि व्याख्या में जो बातें दी गई हैं वो कट टू कट है, काम की है, अनावश्यक अनर्गल बातें नहीं करी गई हैं। अधिकांश आप पुस्तकें देखें तो व्याख्या के नाम पर बहुत लंबी लंबी थ्योरी उसमें लिखी होती है, और जब इतनी ही थ्योरी बच्चे को पढ़ना है तो फिर वो ओटी क्यों लगा रहा है भैया? और वो भी अनावश्यक थ्योरी होती है। उस सबके जाल में आपको नहीं फंसना। आगे बढ़ते हैं। नर्मदा सोन घाटी कहां पर स्थित है? साथियों देखिए, डेयरी उत्पादक परीक्षा 2016 में यह प्रश्न आया। डेयरी उत्पादक परीक्षा 2016 में नर्मदा सोन घाटी कहां स्थित है? जैसा मैंने बताया था, हमारा एक प्रयास ये भी है कि आए हुए प्रश्नों से आपको अवगत कराना, ताकि आपको थोड़ा सा वैरायटी पता चले, थोड़ा सा आपका माइंडसेट डेवलप हो कि क्वेश्चन कैसे बनते हैं। ए है ऑप्शन मध्य भारत और मालवा के मध्य। बी है इसका ऑप्शन रीवा, पन्ना और बुंदेलखंड के मध्य। सी मालवा और बुंदेलखंड, और डी मालवा और सतपुड़ा के मध्य। तो दोस्तों आपको यहां बिल्कुल नीचे दिख रहा है इसका करेक्ट आंसर 5 का डी, मतलब मालवा और सतपुड़ा के मध्य नर्मदा सोन घाटी है। बिल्कुल सही बात। मध्य प्रदेश का नक्शा यदि आप देखें, मैं यहां पे नहीं दिखा पाऊंगा, पूरी स्क्रीन जो है वो भरी हुई है क्वेश्चन से। मध्य प्रदेश का नक्शा आप अपने सामने रखिए तो आप देखेंगे, आप पाएंगे कि मध्य प्रदेश के, यदि ये मध्य प्रदेश है तो इसके पश्चिम में यहां थोड़े से ऊपर मालवा का पठार है। उसके बाद नीचे वाली जो पट्टी गई है वो सतपुड़ा की है, और सतपुड़ा की ये पट्टी और ये पश्चिम में मालवा, इसको मालवा मानिए, ये नीचे वाली पट्टी को सतपुड़ा मानिए। तो सतपुड़ा और मालवा, इसके बीच में जो ये गई ये है नर्मदा सोन घाटी। इस पूरी स्क्रीन को आप मानिए मध्य प्रदेश। ये है मालवा, ये है नीचे वाली पट्टी सतपुड़ा, और सतपुड़ा और मालवा के बीच ये जो है ये गई है पूरी नर्मदा सोन घाटी। ठीक, तो पूरा स्पष्ट लोकेशन है साथियों। फिर उसके ऊपर यहां देखिए, ये है नर्मदा सोन, सॉरी ये है सतपुड़ा, ये उसके ऊपर नर्मदा सोन घाटी, ये है मालवा, और मालवा के पूर्व से यहां से ये चालू हो जाता पूरा विंध्याचल, फिर उसके ऊपर बुंदेलखंड का पठार, और फिर यहां मध्य प्रदेश के पूर्व में आपको मिलेगा बघेलखंड का पठार। तो पूरा ऐसा बटा हुआ है मध्य प्रदेश। ठीक, थोड़ा सा प्रयास किया ताकि आपको थोड़ा समझ में आ जाए। तो साथियों बिल्कुल स्पष्ट है कि मालवा और सतपुड़ा के बीच में है नर्मदा सोन घाटी। ठीक, बात जरा समझिए। नर्मदा सोन घाटी दोस्तों मध्य प्रदेश का सबसे निचला स्थल या स्थली माना जाता है। निचला मींस गहरा। मध्य प्रदेश का वह स्थल जो सबसे गहरा है, सबसे निचला है, तो कौन सा है? नर्मदा सोन घाटी का है। और ये जो नर्मदा सोन घाटी है साथियों, ये टोटल मध्य प्रदेश का 27.92% कवर करती है। 27.92 मतलब सेकंड लार्जेस्ट एरिया कवर कर रही है मध्य प्रदेश का। सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में फैला हुआ है यहां का, जो मैंने बताया था, मालवा का पठार 28.62%। 28.62% लिख लीजिए कहीं। मध्य प्रदेश के सर्वाधिक क्षेत्र में कौन फैला है? मालवा का पठार 28.62। और नंबर सेकंड पे कौन है? ये वाली पट्टी जिसे मैंने कहा नर्मदा सोन घाटी 27.92%। दूसरा मैंने क्या बताया? ये मध्य प्रदेश की सबसे गहरी घाटी है या सबसे गहरा या निचला क्षेत्र है, ये दूसरा बताया। और तीसरा फैक्ट साथियों, जो थोड़ा सा लॉजिक से आप समझ जाएंगे, चूंकि नर्मदा सोन घाटी है मतलब नदी वाला क्षेत्र है, मतलब उर्वरता वाला क्षेत्र है,
फर्टिलिटी वाला क्षेत्र है, तो यहां खेती अच्छी खासी होगी, उत्पादन अच्छा खासा होगा। यही कारण है कि इस क्षेत्र को, इस पेटी को मध्य प्रदेश की इकोनॉमी या कृषि अर्थव्यवस्था की रीढ़ कहा जाता है। क्वेश्चन आएगा, मध्य प्रदेश की कृषि अर्थव्यवस्था की रीढ़ किस क्षेत्र को कहा जाता है? नर्मदा सोन घाटी, कई लोग मालवा में भी कंफ्यूज हो सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन आएगा, मध्य प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र, तो आप टिक लगाएंगे नर्मदा सोन घाटी 27.92%। तीसरा प्रश्न आएगा, मध्य प्रदेश का कौन सा क्षेत्र है जो सबसे गहरा है? नर्मदा सोन घाटी लगाएंगे तो ज्यादा सही रहेगा। इसके अलावा हम प्राकृतिक विभाजन वाले चैप्टर में इन सारी चीजों को और डिटेल में देखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है साथियों, निम्नलिखित महत्वपूर्ण नदियों में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में अपना पानी नहीं बहाती? कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में अपना पानी नहीं बहाती? साथियों, यह प्रश्न जो है पुलिस आरक्षक 2016 में पूछा गया है और 4 ऑप्शन यदि हम देखें तो एक है ब्रह्मपुत्र, बी गंगा, सी गोदावरी और डी नर्मदा। तो इसका सही आंसर है डी नर्मदा, क्योंकि नर्मदा जो है वो बंगाल की खाड़ी में अपना पानी नहीं गिराती, अपितु गुजरात के कच्छ क्षेत्र खंबात की खाड़ी में जाती है। मतलब भारत के पूर्व में ना जाके वो पश्चिम में जाके मिलती है, उसका वहां समागम होता है। अब साथियों एक बात और सुन लीजिए, वैसे तो आप जानते होंगे मध्य प्रदेश की 2 नदियां ऐसी हैं, एक तो नर्मदा और एक ताप्ती। प्लीज सुनिए, एक नर्मदा एक ताप्ती, ये 2 नदियां ऐसी हैं जो बाकी नदियों की तुलना में विपरीत दिशा में बहती हैं। क्या बोला मैंने? बाकी नदियां जो हैं वो पश्चिम से पूर्व बहती हैं, केवल ये 2 नदियां ऐसी हैं जो पूर्व से पश्चिम की तरफ बहती हैं। और पश्चिम की तरफ जब बहती हैं तो जाके आप जानते हैं, यदि ये भारत है तो भारत के इधर पश्चिम में गुजरात खंबात की खाड़ी, अरब सागर, ये सब है। भारत के पूर्व में यहां समुद्री जो क्षेत्र है इसे अपन बंगाल की खाड़ी कहते हैं। तो ये जो 2 नदियां हैं नर्मदा और ताप्ती, ये पश्चिम की तरफ बहते हुए गुजरात खंबात खाड़ी इस वाले क्षेत्र में गिर जाती। ठीक, तो एक प्रश्न और मैंने आपको बता दिया कि कौन सी वे 2 नदियां हैं जो अपवाद हैं, जो कि मध्य प्रदेश की बाकी नदियों की तुलना में विपरीत दिशा में प्रवाहित होती हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि मैं नर्मदा और ताप्ती की बात कर रहा हूं। नर्मदा वही नदी जो मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी और भारत की 5वीं सबसे बड़ी नदी है, और ताप्ती वही जो मध्य प्रदेश की 4थी सबसे बड़ी नदी है, यह भी आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। नदी ताप्ती डैश 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 से निकलती है। क्वेश्चन देखिए, पुलिस आरक्षक 2016 में आया हुआ, पुलिस कांस्टेबल 20 नवंबर 2017 में आया हुआ, एएनएम ट्रेनिंग सिलेक्शन टेस्ट 2016 में आया हुआ। क्यों गिना रहा हूं मैं ये सब? ताकि आपके सामने फिर स्पष्ट करूं कि उद्देश्य है आए हुए प्रश्नों के माध्यम से आपका एक विजन क्लियर करना कि टॉपिक पढ़ लेना काफी नहीं है, क्वेश्चन क्या बनेगा यह भी स्पष्ट होना चाहिए। तो ताप्ती नदी कहां से निकलती है? मुरुम नाला, रायसेन जिला, अमरकंटक और मुल्ताई। तो साथियों इसका करेक्ट आंसर है मुल्ताई, जो कि बैतूल जिले में विद्यमान है। मुल्ताई जो है वो बैतूल जिले में विद्यमान है, अभी मैंने स्पष्ट किया था। और उसी मुल्ताई क्षेत्र से ताप्ती नदी निकल रही है जो मध्य प्रदेश की 4थी सबसे बड़ी नदी है, यह भी स्पष्ट किया था। इसकी कुल लंबाई है 725 किलोमीटर, यह भी मैंने आपको फिर से स्पष्ट कर दिया, यह तथ्य आपको नहीं बताया था। सूर्यपुत्री के नाम से भी जाना जाता है, यह बताया था। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखें साथियों, चंबल, सिंध, बेतवा, केन नदियां उत्तर की ओर बहती है और डैश 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 नदी से मिलती हैं। चंबल, सिंध, बेतवा, केन, ये नदियां उत्तर की ओर जाते हुए किस नदी से मिल रही है? ये प्रश्न है सीधा। ए गंगा,
बी गोदावरी, सी ताप्ती और डी यमुना। तो साथियों ये सारी नदियां यमुना से जाके मिलती हैं। ये क्वेश्चन जो है वो बीएड, एमएड, बीपीई, सब ग्रुप 2, पुलिस आरक्षक सारे एग्जाम में दिख रहा है। मतलब वैरायटी देखते चलना साथियों। केवल हमें यह याद नहीं करना है कि कोई नदी कहां से निकल रही है, जो खास नदियां हैं उनके बारे में यह भी पता होना चाहिए कि किस नदी से जाके मिलती हैं, या इसका समागम कहां होता है, इसका संगम कहां होता है। देखिए संगम पे बन गया प्रश्न। दूसरा, लंबाई भी पता होनी चाहिए नदियों की। और आप ना हर नदी की लंबाई देखते मत बैठ जाना, आप बस टॉप 5 जो नदियां हैं, टॉप 5 नदियां नर्मदा, चंबल, सोन, ताप्ती, बेतवा, इन पांचों की लंबाई देख लेना बस। लंबाई बस इतनों की याद करना, बट समागम देख लेना खास खास नदियों का, और उद्गम तो सभी का देखना है। अगला क्वेश्चन है साथियों कि कौन सी नदियां राज्य के पूर्व से पश्चिम हिस्से की ओर बहती हैं। अभी चर्चा हुई थी। देखो कितनी अच्छी बात है कि एक प्रश्न की व्याख्या इस तरह से हो कि उस व्याख्या से अगले प्रश्न का उत्तर मिल जाए। तब हमें यह स्पष्ट होता है कि हमारी व्याख्या कितनी सटीक और कारगर है कि आगामी सभी प्रश्नों का उत्तर वहां से मिल रहा है। व्याख्या में हमने चर्चा की थी नर्मदा और ताप्ती की, कि ये दो नदियां ऐसी हैं जो विपरीत दिशा में बहती हैं। ये दो नदियां ऐसी हैं जो पश्चिम से पूर्व ना बहकर पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। ये अभी हमने चर्चा की थी। बाकी तो ऑप्शन आपको पता ही है, महानदी ताप्ती, गोदावरी महानदी, और ताप्ती और सिंधु। तो सही आंसर है नर्मदा और ताप्ती, आप जानते हैं। पुलिस आरक्षक 2016 में प्रश्न आया था साथियों। अगला क्वेश्चन देखें, सही जोड़े को चुनिए। किस चीज का जोड़ा है भाई? चचाई डैश माही, क्योरी डैश विहंद, ओडा डैश चंबल और अप्सरा डैश पचमढ़ी। साथियों जलप्रपात की बात हो रही है, वाटरफॉल जिसे अंग्रेजी में कहा जाता है। आप नदियों में वाटरफॉल मतलब कौन सी नदी में कौन सा जलप्रपात बन रहा है यह भी करते चलिए, बहुत ज्यादा जरूरी है। तो जलप्रपात पे एक प्रश्न बनता ही है। तो जो अप्सरा जलप्रपात है वो पचमढ़ी क्षेत्र में बनता है, यह हमें पता होना चाहिए, इसलिए यह सही आंसर है। और पुलिस आरक्षक 2016 में यह पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न यदि हम देखें, इंदौर डैश 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 नदियों के संगम की जगह है। किस किस नदी के संगम की जगह है? नर्मदा और ताप्ती, सिंधु और छिप्रा, छिप्रा और केन, और डी खान और सरस्वती। तो दोस्तों कई जगह खान की जगह कान भी लिखा दिखेगा, तो घबराना नहीं। खान नदी है बेसिकली, खान नदी और सरस्वती नदी इन दोनों के संगम पर बसा हुआ है इंदौर। ठीक, मध्य प्रदेश ही नहीं भारत का सबसे स्वच्छ शहर। चलिए आगे देखते हैं। बीना और धसान की सहायक नदियां हैं। बीना और धसान डैश 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 की सहायक नदियां हैं। किसकी सहायक नदियां? अब देखिए सहायक नदी की वैरायटी वाला पहला प्रश्न देखा आपने, मतलब एक वैरायटी और पता चल गई। आप तो वैरायटी रेखांकित करो। देखो ऑब्जेक्टिव को देखने का तरीका समझो, आप ऑब्जेक्टिव के प्रति अप्रोच क्या रखना है वो देखो। आपको थोड़ा सा वैरायटी चिन्हित करते हुए चलना है। एक वैरायटी हमने देखी कि कौन सी नदी कहां से निकल रही है, तो ये मैंने कहा कि हर नदी का देख लेना जितनी लिस्ट आपके पास है मध्य प्रदेश की। दूसरा हमने देखा कौन सी नदी कहां मिल रही है, तो ये केवल काम काम की नदियों का देखना। तीसरा हमने देखा मध्य प्रदेश की नदियों की लंबाई, तो मैंने कहा कि केवल जो टॉप 5 नदियां हैं उनकी लंबाई देखना। चौथा अभी हमने देखा कि मध्य प्रदेश की नदियों पे बनने वाले जलप्रपात वो आपको देखना है, क्योंकि लिमिटेड ही है, सबके देख लेना। और पांचवा एक और आपको पता चला सहायक नदियां। सहायक नदी पे भी प्रश्न बन रहा है। कितनी वैरायटी हो गई? 5। ठीक है, ये सब लिखते चलो कि क्या क्या देखना है हमें, किस तरह के प्रश्न बनेंगे, कहीं कुछ छूट तो नहीं गया। वैरायटी सारी कवर होनी चाहिए साथियों। क्वेश्चन रिपीट ना भी हो तो वैरायटी तो रिपीट होगी ना। बीना और धसान किसकी सहायक नदी है? जरा देखिएगा, इतने सारे ऑप्शन थे, उसमें करेक्ट आंसर है बेतवा। बेतवा की सहायक नदियां हैं बीना और धसान। अब थोड़ा सा सुन लीजिए, मैं कैसे रह जाऊं बिना बताए। बेतवा जो है दोस्तों ये मध्य प्रदेश की 5वीं सबसे बड़ी नदी है, जो अभी टॉप 5 गिनवाई थी थोड़ी देर पहले। नर्मदा, चंबल, सोन, ताप्ती और 5वीं है बेतवा। पॉइंट नंबर 1।
तो मध्य प्रदेश की पांचवी सबसे लंबी नदी। ठीक, दूसरा फैक्ट सुनिए, निकल कहां से रही है? तो मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के कुमरा गांव से निकलती है। कौन? बेतवा। एक तथ्य ये लिख लीजिए। तीसरा तथ्य लिख लीजिए, ये जो बेतवा है ये मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच की सीमा को रेखांकित करती है, सीमा को स्पष्ट करती है। बेतवा नदी मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पष्ट करती है, यह भी पता होना चाहिए। ठीक है, और इसके अलावा हमने एक चीज और देख ली, इसकी सहायक नदियां बीना और धसान। अच्छा, बीना और धसान के बारे में थोड़ा सा सुन लीजिए। बीना और धसान ऐसी नदियां हैं, ऐसी सहायक नदियां हैं जो गुना और अशोकनगर नाम के जिलों के बीच सीमाओं का निर्धारण करती हैं। दोस्तों क्वेश्चन बनता है, आप जानते हैं कि जो अशोकनगर जिला है वो गुना से ही अलग होकर बना है 2003 में, है ना? तो गुना और अशोकनगर ये जो दो जिले हैं, इनको समद्विभाजित कौन सी नदियां करती हैं? समद्विभाजित मतलब दो बराबर भाग में कौन सी नदियां बांटती हैं? तो आंसर है बीना और धसान। और ये किसकी सहायक है? बेतवा की। कौन बेतवा? मध्य प्रदेश की पांचवी बड़ी नदी। कहां से निकलती है? रायसेन के कुमरा से निकलती है। क्या करती है? एमपी यूपी की सीमा बनाती है। लो भाई, क्या बात है? क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए, इतने सीमित ऑब्जेक्टिव में भी हम इतने सारे तथ्य कवर करते चल रहे हैं। जब आप पूरी बुकलेट लेके बैठेंगे सॉल्व करने के लिए तो आपको कितना ही कुछ जानने मिल जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम तो सर एक प्रयास कर सकते हैं बस, बाकी तो कहानी आपको आगे बढ़ानी है। आपकी गाड़ी में हम बस फ्यूल डाल सकते हैं, ईंधन डाल सकते हैं, पेट्रोल डाल सकते हैं, पर एक्सीलेटर तो आपको ही देना पड़ेगा और तरह तरह का फ्यूल आपको डलवाते रहना पड़ेगा, है ना? एक बार की फ्यूल में तो काम होगा नहीं। लंबी यात्रा है, लंबा चलना है, एक दिन में कुछ नहीं मिलेगा। चलिए क्वेश्चन अगला, मध्य प्रदेश में सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? अच्छा एक बात और सुनिए, जैसे अभी मैंने बताया, चूंकि चंबल दिख गई मुझे यहां पर ऊपर इस ऑप्शन में, बेतवा के साथ चंबल भी है। मैंने बताया बेतवा जो है वो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा बनाती है, तो ये जो चंबल है ना, ये मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीमा बनाती है। ये क्लियर होना चाहिए। ठीक है, कई बार लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीमा बनाती है चंबल, मध्य प्रदेश और यूपी की सीमा बनाती है बेतवा। ये आप थोड़ा सा मैपिंग में देखेंगे तो और स्पष्ट हो जाएगा। ठीक, क्योंकि दिख गई थी चंबल तो मैंने थोड़ा बता दिया। क्या है चंबल? मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी नदी, 965 किलोमीटर लंबी। ठीक, कहां से निकलती है? मध्य प्रदेश के जानापाव से। महू तहसील है मध्य प्रदेश, सॉरी इंदौर जिले में एक महू तहसील है और उस महू तहसील में एक पहाड़ी है जानापाव, वहां से निकलती है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में सबसे महत्वपूर्ण नदी द्वीप कौन सा है? लो भैया, पुलिस कांस्टेबल 2017, पुलिस उपनिरीक्षक प्लाटून कमांडर सूबेदार भर्ती परीक्षा 2016, इस सब में आया हुआ भाई साहब। काल भैरव, ओमकारेश्वर, बाणगंगा और नोरादेही, आंसर है ओमकारेश्वर। स्टार्टिंग ही यहीं से हुई थी हमारी, हमने शुरुआत ही श्रृंखला की यहीं से की थी, जहां हमने देखा था कि ओमकारेश्वर जो द्वीप है वो खंडवा में है, नर्मदा के तट पर है, वहां पर ज्योतिर्लिंग है, जहां पर दो संयुक्त शिवलिंग है, एक को ममलेश्वर कहते हैं, एक को अमलेश्वर कहते हैं। ये सब हमने देखा था। आगे बढ़ते हैं साथियों। नर्मदा अपने दोनों तरफ संगमरमर को काटकर एक सकरी घाटी में सिकुड़ जाती है। इसे निम्न जिले में देखा जा सकता है। देखिए सिचुएशन, देखिए नर्मदा अपने दोनों तरफ संगमरमर को काटते हुए जब वो आगे बढ़ती है तो एक सकरी घाटी में सिकुड़ जाती है। तो ये किस स्थान पर होता है? ये क्वेश्चन जो है एएनएम ट्रेनिंग सिलेक्शन टेस्ट 2016 में पुलिस उप निरीक्षक प्लाटून कमांडर सूबेदार भर्ती 2016 इस सब में पूछा गया। साथियों, ए उज्जैन, बी रतलाम, सी धार और डी जबलपुर, तो इसका करेक्ट आंसर है डी जबलपुर। अब आप बोलेंगे कि हम याद कैसे रखें? एक एक सिचुएशन थोड़ी रटते बैठेंगे कि कौन सी नदी किस पॉइंट पर क्या कर रही है या उसका प्रवाह किस तरह का हो रहा है, ये एक एक चीज रटते बैठेंगे क्या? बिल्कुल आ सकता है आपके दिमाग में, कोई दिक्कत की बात नहीं।
बट साथियों आपको एक बात याद रखना पड़ेगा कि ऑप्शन पहचानना आना चाहिए, ऑप्शन और क्वेश्चन के बीच थोड़ा सा रिलेशन देखते आना चाहिए। क्वेश्चन में लिखा संगमरमर को काटकर, मतलब ऐसे जिले की बात हो रही है, ऐसे स्थान की बात हो रही है जहां संगमरमर है भाई साहब। और संगमरमर तो आप जानते हैं उज्जैन, रतलाम, धार और जबलपुर में, जबलपुर के भेड़ा घाट में है भाई साहब। जबलपुर के भेड़ा घाट में जो है वो सफेद संगमरमर पाया जाता है, नर्मदा के तट पर, ये आप जानते हैं। तो ऑब्वियसली नर्मदा यदि संगमरमर को काट रही है तो जबलपुर में ही काट रही होगी, कॉमन सेंस। चलिए, तो थोड़ा सा क्या होता है ना, लीक से हट के प्रश्न आते हैं तो हम थोड़ा सा घबरा जाते हैं, पैनिक कर जाते हैं, हमें लगता है ये क्या पूछ लिया इसने, ऐसा कैसे याद कर ले। नहीं भाई, क्वेश्चन और ऑप्शन जो है सब रिलेट करके देखा करो कि क्वेश्चन के ज्यादा नजदीक कौन सा है, थोड़ा सा एनालिसिस करना पड़ेगा, है ना। हर चीज रट नहीं सकते, आपका दिमाग कोई रोबोट या कंप्यूटर नहीं है। चलिए अगला देखते हैं, मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी, लो भैया क्या ही पूछ लिया, 10 बार अभी हम चर्चा कर चुके। चंबल, बेतवा, सिंधु और नर्मदा, आप सभी जानते हैं आंसर है नर्मदा। मध्य प्रदेश में मां भी कहा जाता है, मां नर्मदा। अब मां नर्मदा की बात हुई है और बिना अतिरिक्त तथ्य बताएं आगे बढ़ जाएं तो ये तो होगा नहीं। मां नर्मदा मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी है, बिल्कुल सही। इनका उद्गम जो है वो अमरकंटक से हो रहा है, ये भी आपको पता होना चाहिए। अनूपपुर जिला लगता है, ये भी पता होना चाहिए। कितनी ऊंचाई से गिरती हैं, तो 1051 फीट की ऊंचाई से निकलती हैं, ये भी पता होना चाहिए। और मध्य प्रदेश में इनकी लंबाई है 1077 किलोमीटर और टोटल लंबाई है 1312 किलोमीटर, ये भी पता होना चाहिए। अब मैंने कहा टोटल लंबाई है 1312 किलोमीटर और मध्य प्रदेश में 1077, इसका क्या मतलब है? इसका यह मतलब है कि मध्य प्रदेश के अलावा दूसरे राज्यों में भी प्रवाहित होती है। तो किन राज्यों में प्रवाहित होती है? तो दोस्तों गुजरात में होती है और महाराष्ट्र में होती है। तो गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश में प्रवाहित होने वाली नर्मदा मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी है। लंबाई है 1312 किलोमीटर, एमपी में है 1077 किलोमीटर, अमरकंटक से निकल रही है 1051 फीट की ऊंचाई से। और एक बात, 2017 में इन्हें जीवित इकाई का दर्जा दिया गया, जीवित इकाई। और छोटी मोटी नदी नहीं है, कुल 41 सहायक नदियां हैं इनकी, ये भी आपको पता होना चाहिए। इतनी सारी चीजें और थोड़ा कुछ आगे आएगा डिस्कशन के दौरान तो वो भी बताएंगे। देखिए आगे बढ़े, कोपरा, व्यामा, वियरना सब प्रजातियां हैं। ओके, चंबल की, बेतवा की, केन की या ताप्ती की? साथियों सही आंसर है केन की। ये सब प्रजातियां केन नदी पर देखने को मिलेंगी। क्वेश्चन जो है वो पुलिस कांस्टेबल 2017, पुलिस आरक्षक 2016 सब जगह पूछा गया। ठीक है भैया, अगला क्वेश्चन जाते हैं, सरस्वती और खान किसकी सहायक नदियां हैं? अच्छा, अभी सरस्वती और खान की चर्चा हुई थी, कहां हुई थी थोड़ा सा याद कीजिए। सरस्वती और खान की चर्चा हुई थी कि सरस्वती और खान जो है वो मिलके किस शहर या उसके संगम पर कौन सा शहर बसा हुआ है, थोड़ी देर पहले बात हुई थी, याद कीजिए कौन सा शहर था वो। चलिए अब वो ये पूछ रहा है कि सरस्वती और खान किसकी सहायक नदियां हैं। अब देखिए सहायक नदी पे एक और बन गया प्रश्न, अभी थोड़ी देर पहले बना था कि बीना और धसान जो है वो किसकी सहायक, अब बन रहा है कि सरस्वती और खान किसकी सहायक है। तो सरस्वती और खान यमुना, नर्मदा, चंबल और क्षिप्रा, तो क्षिप्रा नदी की सहायक नदियां हैं। और दोस्तों ये जो क्षिप्रा नदी है आप सभी जानते हैं कि उज्जैन जो है वो इसी क्षिप्रा पे बसा हुआ, इसी क्षिप्रा नदी के किनारे पर कुंभ का आयोजन होता है, लोग स्नान करने के लिए आते हैं। क्या बात है, क्लियर है? आप जानते हैं कुंभ का आयोजन मध्य प्रदेश में कहां होता है? उज्जैन में होता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी नदी दक्षिण दिशा में नहीं बहती? कौन सी नहीं बहती? गोदावरी, बाणगंगा, केन या इंद्रावती? तो आंसर है केन, क्योंकि ये उत्तर की ओर बहती है, अभी थोड़ी देर पहले देखा था। और हमने ये भी बताया था कि ये जाके कहां मिलती है, ये भी देखा था हमने। चलिए, वर्धा कहां से निकलती है? इसके जो ऑप्शन है वो अगले पेज पे मिलेंगे, बट अगला पेज जो है साथियों उसमें क्वेश्चन चेंज हो गया, क्योंकि हमने सीक्वेंस में पेज तो लिए नहीं है। अतः इस प्रश्न को जाने देते हैं, पूरा सॉल्व हम नहीं करा पाएंगे, अगले प्रश्न पे जाते हैं। आखिरी स्लाइड, कुछ अंतिम चुनिंदा प्रश्न
और फिर प्रयास करेंगे कुछ और डायमेंशन से आपको अवगत कराने का। हम अपने इस लेक्चर के अंतिम दौर में हैं, थोड़ा और साथ दीजिए, एक्टिव होके बैठिए, पेन कॉपी लेके बैठिए, क्लासिफाई करते चलिए, जितने पैटर्न में बताने का प्रयास कर रहा हूं देखते चलिए। आगे बढ़े। महू शहर किस नदी के स्रोत के निकट स्थित है? महू शहर, पहला चंबल, दूसरा नर्मदा, तीसरा क्षिप्रा और चौथा सोन। तो साथियों थोड़ी देर पहले मैंने बताया था आपको कि चंबल नदी जो है वो इंदौर की महू तहसील के जानापाव पहाड़ी के बांचू पॉइंट से निकलती है। तो जो जानापाव है वो महू में है। तो महू किस नदी के किनारे है? तो चंबल नदी के किनारे। ठीक, क्वेश्चन जो है वो जेल प्रेरी 2017 में आया हुआ है। नर्मदा के बारे में बहुत ज्यादा बातें हम कर ही चुके हैं, क्षिप्रा के बारे में भी बता चुके हैं, सोन के बारे में थोड़ा सुन लीजिए कि सोन जो है वो मध्य प्रदेश की तीसरी सबसे बड़ी नदी है। सबसे पहले है नर्मदा, दूसरी है चंबल, तीसरी है सोन। ठीक है, चौथी कौन सी बताई थी? ताप्ती, और पांचवी बेतवा। तो सोन तीसरी है। कहां से निकलती है? अमरकंटक से निकलती है भी, और इसकी सहायक नदी है जोहिला। ठीक है, और जो सोन नदी है इसको हिरण्यई नदी भी कहा जाता है, स्वर्ण नदी भी कहा जाता है। ठीक, ये अतिरिक्त बातें आपको पता होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ेंगे साथियों। निम्न में से कौन सी नदी चंबल की सहायक नदी है? चंबल की सहायक है, जामनी, कुनो, हलाली या केन? तो दोस्तों सही आंसर है कुनो। कुनो के बारे में भी अभी चर्चा हुई थी। कुनो, मैंने कहा था कुंवारी और कुनो में कंफ्यूज मत होना। कुनो जो है वो शिवपुर में है और कुंवारी जो है वो शिवपुरी पठार से निकल रही है। कुनो जो है इसी के कारण पालपुर कुनो अभ्यारण्य का नाम पालपुर कुनो पड़ा जो शिवपुर का है। ठीक है, तो ये वही कुनो नदी है। चलिए आगे बढ़ेंगे। देखिए सहायक पे कितने प्रश्न बन रहे हैं, ये इसकी सहायक, वो इसकी सहायक, इस सब पे प्रश्न बन रहे हैं। तो प्रश्न आपको क्लियर होने चाहिए, बनते रहने चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी नदियां एक ही पठार से उत्पन्न हो रही हैं? भैया एक ही पठार से। अभी देखो, अभी चर्चा हो चुकी है। ऑप्शन ए नर्मदा सोन, ऑप्शन बी नर्मदा बेतवा, ऑप्शन सी क्षिप्रा नर्मदा, ऑप्शन डी क्षिप्रा और सोन। तो करेक्ट आंसर इसका है नर्मदा और सोन। अभी चर्चा हुई, जब नर्मदा पढ़ा रहा था तब बताया था कि अमरकंटक से निकल रही है, और अभी सोन की बात हुई तब भी बताया कि अमरकंटक से निकल रही है। तो एक ही क्षेत्र से निकल रही है, एक ही पठार से निकल रही है। देखते हैं आगे। जलाभिषेक अभियान डैश 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 राज्य में प्रारंभ किया गया था। जलाभिषेक अभियान झारखंड, राजस्थान, छत्तीसगढ़ या मध्य प्रदेश, कहां प्रारंभ किया गया था? जलाभिषेक अभियान मध्य प्रदेश में प्रारंभ किया गया था। और साथियों अगला प्रश्न और यहां देख लीजिए, यदि कभी पूछा जाए कि कब से शुरू हुआ था, तो 2006 से शुरू हुआ था जलाभिषेक अभियान। आगे बढ़ते हैं। टीकमगढ़ में उद्गम हुई एक नदी जिसे पुष्पावती नाम से जाना जाता है। देखिए अब एक नई वैरायटी का प्रश्न कि नदियों के उपनाम। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि सोन को हिरण्यई कहा जाता है, स्वर्ण नदी कहा जाता है ना। पुष्पावती की बात हो गई, पुष्पावती आ गया। ऐसी नर्मदा को देखें तो नमो कहा जाता है, रेवा कहा जाता है, कई जगह नमोदास कहा गया है ना। तो ताप्ती को जो है वो सूर्यपुत्री कहा जाता है, ये भी अभी बताया था। तो पानवती, केन, चंबल और पाहुज, तो आंसर है इसका डी पाहुज। पाहुज जो है वो उपनाम है पुष्पावती नदी का। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र में बहने वाली नदी जो उड़ीसा के पास बंगाल की खाड़ी में मिलती है। उड़ीसा के पास बंगाल की खाड़ी में मिलती है, देनवा, क्षिप्रा, चंबल या महानदी? तो दोस्तों महानदी एक ऐसी नदी है जो उड़ीसा के पास बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। 2017 का आया हुआ प्रश्न। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे। मेकल रेंज की अमरकंटक पहाड़ी से उत्पन्न होने वाली नदियों के नाम बताइए। लो भैया फिर रिपीट हो गया। नर्मदा सोन, नर्मदा ताप्ती, कावेरी सिंधु और सोन कश्यप। आंसर है नर्मदा और सोन। पुलिस कांस्टेबल 2017। नर्मदा और सोन के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। अमरकंटक से निकल रही है अनूपपुर के, पर पहाड़ी या रेंज का नाम क्या है?
मतलब अमरकंटक पहाड़ी है, पर पर्वत श्रेणी का नाम क्या है? मेकल रेंज। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जिस पहाड़ी से क्षिप्रा नदी का उद्गम होता है वह है ए अमरकंटक, बी काकड़ी बरड़ी, सी मिजो पहाड़ी, या डी केवई की पहाड़ी। तो साथियों वो जो बी था काकड़ी बरड़ी, वहां से निकलती है क्षिप्रा नदी। क्लियर होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए। अगला क्वेश्चन बिल्कुल अंतिम दौर में है, अंतिम चरण में है, सेशन कंप्लीट होने पे है। नदियों से संबंधित ज्यादा से ज्यादा डायमेंशन हमने कवर करने का प्रयास किया। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ राज्य के गठन के बाद, अब देखो अलग वैरायटी, डैश 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 की घाटी का मुख्य भाग अब छत्तीसगढ़ चला गया। कौन सी नदी घाटी थी मध्य प्रदेश में जो छत्तीसगढ़ के अलग होने के बाद वहां चले गई? नर्मदा, चंबल, महानदी और गंगा। तो साथियों महानदी, महानदी मध्य प्रदेश का ही भाग है, पर महानदी का अधिकांश हिस्सा, लगभग पूरा हिस्सा छत्तीसगढ़ चला गया। अगला देखें, मध्य भारत पठार क्षेत्र में निम्न में से कौन सी नदी का प्रवाह नहीं है? जामनेर, मध्य भारत पठार क्षेत्र। मध्य भारत पठार क्षेत्र मतलब मध्य प्रदेश का सबसे ऊपरी हिस्सा जो दिखता है हमें। जैसे यदि ये मध्य प्रदेश है तो ये जो ये वाला हिस्सा है, ऊपरी वाला हिस्सा, बुंदेलखंड के पठार के भी ऊपर। अभी बताया था इधर कौन सा पट्टा है? सतपुड़ा। सतपुड़ा के ऊपर नर्मदा सोन घाटी, उसके ऊपर इधर लेफ्ट में पश्चिम में मालवा, मालवा से इधर विंध्याचल, इसके ऊपर बुंदेलखंड, बुंदेलखंड के भी ऊपर मध्य भारत पठार। तो मध्य भारत पठार क्षेत्र में निम्न में से कौन सी नदी नहीं बहती? जामनेर, चंबल, काली सिंध, पार्वती। आंसर है जामनेर, ये नहीं बहती। एमपीएसआई 2017 में आया हुआ प्रश्न। अब देखिए ये वाले जो क्वेश्चन है ना दोस्तों, कि कौन सी नदियां बहती कौन सी नहीं बहती, इसको देखने का एक मैं आपको तरीका बता देता हूं जो ज्यादा आसान है, और आपको बिल्कुल रटना नहीं पड़ेगा और आपके आंसर बिल्कुल सटीक जाएंगे। देखिए, और यही तो हमें सीखना है ना इस ऑब्जेक्टिव श्रृंखला के माध्यम से। पहला तो ये देखना है कि क्वेश्चन बन कैसे रहा है, और अच्छा यदि ऐसे क्वेश्चन बन रहा है तो इसे टैकल कैसे करना, ये भी देख लें हम। तो अब यार नदियों का ऐसा कहां तक रटते बैठोगे कि इस पठार में ये वाली बह रही कि नहीं बह रही, इस पठार में ये वाली बह रही कि नहीं बह रही, बाकी सब तो रट सकते हो, प्रवाह कैसे रटोगे? कुछ मत करो, आप पहले तो मैपिंग देखो, अच्छे से मैपिंग करो एमपी की, और उसमें देख लो कौन सा पठार कहां कहां फैला हुआ है। जैसे मैंने अभी ऐसा इधर बताया आपको, इधर मालवा है, इधर ये, इधर वो, ऐसा देख लो मैप में, तो आपको ये स्पष्ट हो जाएगा कि किस पठार में कौन कौन सा जिला आ रहा है। जैसे मैंने कहा ऊपर है मध्य भारत का पठार, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि भाई ये वाले जिले आएंगे यहाँ पर मध्य प्रदेश के। मैंने कहा मालवा, तो आपको क्लियर हो जाएगा अच्छा मालवा इधर, तो ये वाले जिले यहाँ पर है। तो आप पहले देखो, सबसे पहला काम ये करो कि मध्य प्रदेश में कौन सा जिला कहाँ है, ये अच्छे से देख लो, नंबर 1। नंबर 2, कौन सा पठार कहाँ कहाँ तक फैला है, तो आपको ये पता चल जाएगा किस पठार के अंतर्गत कौन से जिले आ रहे हैं। ठीक, और तीसरा, जब आप ये याद करोगे कि कौन सी नदी किस जिले से निकल रही है, तो नदी किस जिले से निकली और वो जिला आपको पता ही है किस पठार में, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि नदी भी इस पठार में बह रही होगी यार। इस तरह से पढ़ी जाती है चीजें, थोड़ा सीक्वेंस में। मेरे पास समय बहुत सीमित है, बट मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं कि आप इस तरह का अप्रोच अपनाइए। अप्रोच बताने का हमारा काम है। चलिए आगे बढ़े। हाँ, तो जामनेर इसका सही आंसर है, जो नहीं बहती इस क्षेत्र में। दोस्तों, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र कौन सा है? असिस्टेंट रजिस्ट्रार 19 अगस्त 2018 में प्रश्न आया था। ए गंगा यमुना, बी गंगा अपवाह तंत्र, सी ताप्ती और डी गोदावरी। साथियों आंसर है गंगा यमुना अपवाह तंत्र। यह मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र है। अपवाह तंत्र क्या होता है? देखो सुनो, नदी की उत्पत्ति जहां से हुई और उसके बाद नदी जाके जहां मिली, इस पूरी जर्नी में उसने जो पूरा एक एरिया कवर किया, पूरा जो रूट इसका रहा, इसको संयुक्त रूप से अपवाह कहते हैं, ड्रेनेज, और इस पूरे सिस्टम को अपवाह तंत्र कहते हैं। जिस दौरान मतलब इसमें सहायक नदी वो सब जो जो आके उससे मिली, उस सबको मिला के अपवाह तंत्र कहते हैं। तो ये नदी यहां से निकली, ये निकली 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 निकली, अब यहां से कोई एक सहायक नदी मिल गई, इसमें यहां से कोई सहायक नदी मिल गई, फिर ये आगे बढ़ी, फिर यहां से कोई सहायक नदी मिल गई, यहां से मिल गई, फिर वो आगे बढ़ी, और ये आके वो यहां मिल गई। तो इस पूरी यात्रा को कि कहां कौन सी नदी मिली, ये पूरे को जब हम ड्रॉ करते हैं इसे अपवाह तंत्र कहते हैं, ड्रेनेज सिस्टम अंग्रेजी में कहा जाता है। ठीक, तो ये जो पूरा, तो अपवाह तंत्र मतलब नदी का पूरा एरिया। तो उस मामले में सबसे बड़ा अपवाह तंत्र किसका है? तो गंगा यमुना का है,
नर्मदा मत लगाया आना। नर्मदा सबसे लंबी नदी है, पर अपवाह तंत्र सबसे बड़ा नहीं है उसका एमपी। ठीक, अच्छा और सुन लो कुछ अतिरिक्त बातें। मध्य प्रदेश में कुल कितने अपवाह तंत्र हैं? तो मध्य प्रदेश में कुल 6 अपवाह तंत्र हैं। कितने? 6। उनमें सबसे बड़ा हमने देखा गंगा यमुना, तो फिर सबसे छोटा कौन सा है? तो दोस्तों महानदी अपवाह तंत्र, महानदी। और 6 कौन कौन से 6 के नाम क्या है? तो एक गंगा यमुना, फिर नर्मदा, फिर ताप्ती, फिर गोदावरी, फिर माही और फिर महानदी। ये 6। तो महानदी जो है सबसे छोटा अपवाह तंत्र है, ये पता होना चाहिए। और दोस्तों महानदी वही नदी जो छत्तीसगढ़ के अलग होने के बाद अधिकांश भाग उसका वहां चला गया। चलिए अगला देखते हैं। निम्न में से कौन सी नदी घाटी को विभ्रंश घाटी समझा जाता है? भ्रंश घाटी क्या होता है ये हम आपको पठारी क्षेत्र जब पढ़ाएंगे तब समझाएंगे। ठीक, संक्षेप में चंबल, नर्मदा, महानदी और घाटी। दोस्तों नर्मदा जो है वो भ्रंश घाटी में बहती है, ठीक, दरारी क्षेत्र में बहती है। कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार पार करती है, काटती है? क्वेश्चन स्टेट फॉरेस्ट सर्विस 2018 में आया हुआ। नर्मदा, ताप्ती, चंबल और माही कौन सी ऐसी नदी है जो कि कर्क रेखा को 2 भागों में बांटती है? आंसर है माही, आंसर है माही। क्लियर है दोस्तों? कर्क रेखा क्या है? कर्क रेखा जो है, जो पृथ्वी है हमारी, जो ग्लोब है पृथ्वी का, उसमें खूब सारी काल्पनिक रेखाएं खींची हुई हैं। आपने देखा होगा यदि ग्लोब तो वो जो उत्तरी वाला पार्ट है, उत्तरी गोलार्ध जिसे बोलते हैं, और दक्षिणी गोलार्ध मतलब नीचे वाला हिस्सा। तो उत्तरी गोलार्ध में जो 23.5 डिग्री से जो रेखा निकली उसे कर्क रेखा कहते हैं। तो कर्क रेखा मतलब उत्तरी गोलार्ध की 23.5 डिग्री रेखा। और एक और होती है मकर रेखा, तो मकर रेखा होती है दक्षिणी गोलार्ध की 23.5 डिग्री रेखा। ठीक है भैया, तो वो कर्क रेखा मध्य प्रदेश से भी निकलती है, और कौन सी नदी? माही नदी उसे 2 बार काटती है। प्रश्न आता है, अच्छा ये जो कर्क रेखा है ये मध्य प्रदेश से तो निकल रही, तो मध्य प्रदेश के कितने जिलों से निकल रही? तो 14 जिलों से होकर गुजर रही है। कौन कौन से हैं वे जिले? आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में, ताकि पता चले कि आप सक्रिय और एक्टिव होकर सुन रहे थे मेरा लेक्चर। कौन से वे 14 जिले हैं जहां से कर्क रेखा होकर गुजरती है? प्रश्न बनता है इन पे। और ये जो कर्क रेखा है ये भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। वो 8 राज्य कौन से हैं ये भी बताइए, प्रश्न बनता है। ये 2 होमवर्क हैं आपके। चलिए हम तो प्रयास करना, आपकी सहभागिता सुनिश्चित कीजिए इन 2 आंसर को देके। चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक झीलें कहां हैं? भोपाल, जबलपुर, इंदौर, ग्वालियर। तो करेक्ट आंसर है भोपाल। दोस्तों यही कारण है कि भोपाल को झीलों की नगरी भी कहा जाता है, मध्य प्रदेश की राजधानी। चलिए आगे बढ़े। एशिया का सबसे बड़ा तालाब डैश 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 है, कहां है? क्वेश्चन जो है वो महिला स्वास्थ्यकर्ता एग्जाम 2016 में आया हुआ है। बड़ा तालाब, गोविंदगढ़, गोविंद सागर या बरगी झील? तो एशिया का सबसे बड़ा तालाब गोविंदगढ़ तालाब है, ये आंसर दिया था महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता एग्जाम की आंसर शीट में। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश की दक्षिणी सीमा का निर्धारण किस नदी के द्वारा होता है? दक्षिणी सीमा, तो दोस्तों जोहिला नदी, सोन नदी, ताप्ती नदी या गोदावरी नदी? तो आंसर है ताप्ती नदी। ताप्ती नदी जो है मध्य प्रदेश की दक्षिणी सीमा बनाती। अच्छा मध्य प्रदेश की उत्तरी सीमा कौन बनाती है? तो चंबल नदी बनाती है। वही चंबल नदी जो मध्य प्रदेश और राजस्थान को भी बांटती है, ये पता होना चाहिए, लिख लीजिएगा साथियों। और ताप्ती के बारे में हम चर्चा पहले भी कर चुके थे। ये जो ताप्ती नदी है ये मध्य प्रदेश के बैतूल क्षेत्र से निकलती है, बैतूल के मुल्ताई क्षेत्र से निकलती है। सूर्यपुत्री भी कहा जाता है। मध्य प्रदेश की 4थी सबसे बड़ी नदी है, 725 किलोमीटर लंबी है। और एक चीज और सुन लीजिए, इस ताप्ती नदी पर एक परियोजना है। परियोजना समझते हो ना, विद्युत परियोजना। तो एमपी और महाराष्ट्र की संयुक्त विद्युत परियोजना है वो। तो ये भी प्रश्न आता है कि ताप्ती नदी पर जो विद्युत प्रोजेक्ट है वो किन 2 राज्यों के सहयोग से बन रहा है? तो एमपी और महाराष्ट्र का संयुक्त साझेदारी है उसमें, या दोनों की साझेदारी है। ठीक, तो ये था हमारा प्रयास
जिसके अंतर्गत मध्य प्रदेश की नदी, सहायक नदी, उससे संबंधित जितनी वैरायटी हो सकती थी अधिकांश को कवर करने का प्रयास किया। साथियों, कौन सी नदी कहाँ से निकल रही है, कौन सी नदी कितनी लंबी है, कौन सी नदी कहाँ मिल रही है, किस नदी पर कौन सा जलप्रपात है, किस नदी की सहायक नदी कौन सी है, किस नदी का उपनाम क्या है, कौन सी नदी किस तरह की सीमाएं बना रही है, किन दो राज्यों के बीच बना रही है, तो लगभग 7 से 8 वैरायटी मैंने आपको बताई और यह भी बताया किस वैरायटी पे कितना डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, ये छोटा सा प्रयास हमारा चल रहा है, इसमें कृपया करके अपनी सहभागिता सुनिश्चित करें, अपना प्रेम हमारे साथ बनाए रखें। मिलेंगे अगले लेक्चर में किसी अगले टॉपिक के साथ कुछ खास चुनिंदा क्वेश्चन लेकर। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।